नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। उत्तर प्रदेश की सियासत में आज फिर एक उलटफेर हुआ। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को आज एक बार फिर जोरदार झटका दिया। मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कल मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को पार्टी में शामिल कराने के बाद बीजेपी ने आज एक बार फिर मुलायम परिवार में सेंध लगा दी। बीजेपी ने आज कांग्रेस पार्टी को भी झटका दिया। प्रियंका गांधी के मिशन लड़की हूं लड़ सकती हूं की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य भी बीजेपी में शामिल हो गई। साफ है, बीजेपी की ओर से पार्टियों का यह पलायन चौतरफा है। चुनाव से पहले बिछड़े सभी बारी बारी। सवाल है किसके घर में अभी और कौन करेगा सेंधमारी। कुरुक्षेत्र में आज इसी मुद्दे पर हम बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी की स्ट्राइक को अखिलेश यादव ने कैसे अपने परिवारवाद से जोड़ते हुए बीजेपी पर हमला बोला, यह सुनिए। मुझे तो यह बात समझ में नहीं आती है कि भारतीय जनता पार्टी को खुश होना चाहिए इस बात को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है परिवारवाद का, कम से कम हमारे परिवारवाद को तो खत्म कर रहे हैं वो लोग। इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं मैं। कल से हमें आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो परिवारवाद के खिलाफ थी, आज केवल साजिश और षड्यंत्र करके ही आगे बढ़ना चाहती है। तो उन्हें बहुत बधाई, बहुत मुबारक। मुलायम परिवार में बीजेपी ने गहरी सेंधमारी की ठान ली है। एक दिन पहले बहू अपर्णा यादव बीजेपी में गई। आज मुलायम सिंह यादव के साढ़ू और औरैया से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे प्रमोद गुप्ता ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार में मंत्री और विधायक रहे तमाम लोगों में सेंधमारी की थी। इसे अखिलेश यादव परसेप्शन की लड़ाई करार दे रहे हैं। अखिलेश यादव का दावा है कि इस लड़ाई में भी उनकी पार्टी बीजेपी से आगे है। भारतीय जनता पार्टी जो परसेप्शन है, जो परसेप्शन समाजवादी पार्टी का है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मंत्री शामिल हुए हैं, जिनके पास व्यापक समर्थन है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने दलों को जोड़ा है, तो जो परसेप्शन है उस परसेप्शन की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी हार गई। हम लोग आगे हैं। और अब आप बीजेपी में आज शामिल हुए प्रमोद गुप्ता, आपने जैसा आपको बताया मुलायम सिंह यादव के साढ़ू हैं। उन्होंने कैसे अखिलेश यादव पर हमला बोला, कहा कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव तक की बात नहीं मानते। मुलायम के कहने पर भी उनको और अपर्णा यादव को अखिलेश यादव ने टिकट नहीं दिया। प्रमोद गुप्ता ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह के करीबियों को पार्टी में किनारे लगा दिया है। अखिलेश जी मुलायम सिंह यादव जी की बात नहीं मानते। उन्होंने कई बार कहा हमारे अपर्णा के लिए, लेकिन उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। और हम लोग जितने समाजवादी लोग हैं अखिलेश जी उन्हें पसंद नहीं करते। मेरे सामने मजबूरी थी, राजनीति करनी है क्षेत्र में तो फिर कहीं न कहीं रहना पड़ेगा। कल अपर्णा जी और आज आप कितना मानते हैं समाजवादी पार्टी के लिए झटका, और क्या वाकई में समाजवादी पार्टी परिवार के लोगों का ख्याल नहीं कर रही इस समय? पूरे उत्तर प्रदेश में और परिवार के लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। आप बदायूं के सांसद जी को देखिए क्या दशा है, अनुराग जी की क्या दशा है। सारे लोगों को उन्होंने मट्टी मिला, वन मैन शो। जितने लोग इनकी मदद करते थे अखिलेश जी की, उनको सबको किनारे कर दिया। तो प्रमोद गुप्ता जो कि मुलायम सिंह यादव परिवार के रिश्तेदार हैं, वो आज बीजेपी में है। और उनका आरोप सुनिए क्या है। उनका आरोप यह है कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की भी नहीं मानते। ये बड़ी बात है। वो ये कह रहे हैं दावे के साथ ऑन रिकॉर्ड कि मुलायम सिंह यादव ने इनके खुद के लिए यानी प्रमोद गुप्ता के लिए और अपर्णा यादव के लिए टिकट देने को अखिलेश यादव को कहा, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने पिता की बात भी अनसुनी कर दी। और अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि अब कम से कम बीजेपी मुझ पर परिवारवाद का आरोप तो नहीं लगा सकती। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कुरुक्षेत्र की। संबित पात्रा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पात्रा साहब स्वागत है आपका। और राजीव राय जी समाजवादी पार्टी की सीनियर लीडर, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संजीव राय साहब। पात्रा साहब, आज प्रमोद गुप्ता शामिल हुए। मैं एक छोटी सी 4 लोगों की लिस्ट गिना देता हूं दर्शकों के लिए कि मुलायम परिवार के कितने लोग इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। तो पहले संध्या यादव जी आई थी, ये मुलायम सिंह यादव जी की भतीजी हैं। अनुजेश प्रताप यादव आए थे, मुलायम सिंह जी के भाई के दामाद हैं। अपर्णा यादव कल आई हैं, मुलायम सिंह जी की छोटी बहू हैं। प्रमोद गुप्ता आए हैं, मुलायम सिंह जी के साढ़ू हैं। अब आज अखिलेश यादव से यह सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ पात्रा साहब कि आपके परिवार के लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा चलिए अच्छा, आप कम से कम बीजेपी मुझ पर परिवारवाद का तो आरोप नहीं लगा सकती। मैंने अपने परिवार के लोगों को टिकट नहीं दिए। देखिए
सौरभ भाई, जहां तक परिवारवाद का विषय है, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी और परिवारवाद ये पर्यायवाची शब्द हैं। उसके लिए किसी प्रकार के एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता नहीं है। परिवारवाद कह दीजिए, लोग अपने आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समझ ही जाते हैं। कोई डिबेट की भी 1 घंटे की चर्चा की आवश्यकता उसके कारण है नहीं। पूरा का पूरा परिवार, पूरा का पूरा कुनबा एक तरह से सक्रिय राजनीति में है और किसी न किसी पद पर आसीन है। यह बात जरूर हुआ है कि इस चुनाव में जिस प्रकार से परिवार के कई लोग छोड़ करके समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, एक तरह से परिवार में ही सेंध लगा है। जब हमारे कुछ नेता छोड़ करके गए थे, तब तो डिबेट में बड़े जोर से आनंद और चटकारे लेकर ये समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे, देखो जी पार्टी में सेंध पड़ गई, ये तो हमें फायदा होगा, अब इनके पार्टी के लोग हमारे पास आ गए, ये समीकरण हो जाएगा, जातीय वो समीकरण हो जाएगा। और जब उनके परिवार के खुद के लोग, खुद यादव समाज के लोग, बाकी समाज के लोग छोड़ के हमारे पास आ रहे हैं, तो वही लॉजिक हम पे अप्लाई क्यों नहीं होगा? तो ये मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये तो नहीं हो सकता है। दूसरा ऐसा भी है कि देखिए, अपर्णा जी को मैं कल सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। अपर्णा जी ने एक बात बिल्कुल सटीक कहा। उन्होंने कहा कि आज तो मैं ज्वाइन कर रही हूं, मगर विगत अनेक महीनों से और हो सकता है 1 आध साल से जिस प्रकार से मोदी जी के हर स्टेप का उन्होंने तारीफ किया है, मोदी जी के हर कदम का उन्होंने स्वागत किया है, उसे समझाने का प्रयास किया है, एक बात तो साफ है, राजनीतिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए या कुछ नफा नुकसान को ध्यान में रखते हुए अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी आई नहीं है। वो वास्तविक रूप में एक इंस्पिरेशन के रूप में मोदी जी और उनके काम को देखती है और इस कारण से उन्होंने ज्वाइन किया है। तो ये विषय केवल राजनीतिक नहीं है। खुद मुलायम जी के परिवार के अंदर, याद करिए, मुलायम जी ने भी पार्लियामेंट में खड़े होकर 2019 के चुनाव से ठीक पहले कहा था, जीत तो मोदी जी ही रहे हैं, आएंगे तो मोदी ही। और अभी भी जिस प्रकार से ये सारा प्रक्रिया चल रहा है, आज मैं एक बात कह दूं, यादव परिवार के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं अखिलेश जी से, आएंगे तो योगी ही, आएगा तो योगी ही। ये यादव परिवार के अंदर भी चल रहा है। ऐसा है क्या राजीव राय जी? और दूसरा, अभी ये क्या, अभी तक तो आप लोग इनके पार्टी में सेंध लगा रहे थे, बीजेपी ने तो परिवार में सेंध लगा दी। सौरभ जी, एक कंफ्यूजन आप और संबित पात्रा जी दूर कर लीजिए कि आप डिबेट कर रहे हैं कि परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, या दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि आपने एक व्यक्ति विशेष को दिखाया, चाहे संबित पात्रा जी बोल रहे थे कि परिवार के लोगों को टिकट नहीं दे रहे हैं। तो बहस क्या है कि परिवारवाद के खिलाफ अखिलेश यादव जी हैं या परिवारवाद है? पहले ये तो अपना कंफ्यूज, दोनों बातें तो आप नहीं कर सकते समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला करने के लिए कि परिवार के लोगों को टिकट नहीं दे रहा है, वो नेताजी के कहने पर भी उन्होंने नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, तो हो गया पहली बात। दूसरी बात, सौरभ जी, आज तक भारतीय जनता पार्टी के साथी कहा करते थे कि मुलायम सिंह परिवार में या समाजवादी पार्टी में एक परिवार के लोगों को अगर कोई काम नहीं भी हो, मेहनत नहीं भी हो, मेरिट नहीं भी हो, तो पद पा जाते हैं। यानी सारे लोग बिना मेरिट वाले थे। एक तो जो आप दिखा रहे हैं कितने लोग छोड़ गए, तो मैं आपको संशोधित कर दूं कि उसमें से 3 लोग पहले निकाले जा चुके थे, तो 3 लोग तो पहले के यहाँ के निकाले हुए हैं, तो अभी हमारी पार्टी छोड़कर कोई नहीं गया है। अपर्णा जी गई हैं, अपर्णा जी के ऊपर आरोप लगाते थे कि मुलायम सिंह परिवार की बहू है इसलिए उनको टिकट दिया गया। तो जो मेरिट नहीं था, जो आपके नजरों में जिसकी कोई कदर नहीं थी, तो जब वो आपके मुख्यालय पहुंचती तो उनको रिसीव करने के लिए दुनिया की तथाकथित सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष और तमाम बड़े नेता लाइन लगाकर पलक पौड़े बिछाकर खड़े हैं। ये आपकी हताशा, निराशा दिखाता है। जो जिनके पास, हमारे पास जिनके अंदर कोई प्रतिभा नहीं थी, परिवार के नाम पर आ गई थी, उसके लिए पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार आपके साथ खड़ा था। दूसरी बात परिवारवाद की आती है, भारतीय जनता पार्टी में जितना परिवारवाद है, भारतीय इतिहास में किसी भी राजनीतिक पार्टी में परिवारवाद नहीं है। उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, यहाँ राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, कर्नाटक में येदियुरप्पा, रमन सिंह, हिमाचल प्रदेश में चले जाइए, कौन सा राजस्थान में चले जाए विजय राजे सिंधिया, कौन ऐसा इनका मुख्यमंत्री नहीं है जिसने अपने बच्चों को स्टैब्लिश नहीं किया। इनके यहाँ परिवारवाद हो तो परिवारवाद नहीं। और उस विषय पर चुनाव से पहले आप बहस कर रहे हैं जिनके विषय को 4 बार उत्तर प्रदेश की जनता नकार कर समाजवादी पार्टी की सरकार ला चुकी है। आज तो सवाल ये होना चाहिए कि उन परिवारों का क्या होगा जिनके कमाने वाले कोरोना में गुजर गए, उन परिवारों का क्या होगा जिसके नौजवान बेरोजगार हैं, उन परिवारों का क्या होगा जो किसानी पर जीते थे, आय दुगुनी नहीं हुए, खर्चे दुगुने हो गए, उन परिवारों का क्या होगा जिनकी बेटी बहनों के ऊपर अत्याचार भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं कि सबसे ज्यादा बढ़ गए।
24 करोड़ मैं- लोगों के परिवारों के बारे में कब बात करेंगे सर? मैं राजीव जी, मैं एक आप बात उनके बारे मैं में आपकी बात दुरुस्त करिए, कर देना महंगाई के चाहता हूं। बारे में पहली बात बात तो आप करिए, जो आपने आपके जितने पास मुद्दे बात बताए, आपके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है ही कि इन नहीं पर है। बहस नहीं हो रही है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब अखिलेश यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, फलाना 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 उन सबको दिखाते हैं, उसके बाद वो लोग टीवी डिबेट में आते हैं, तब तो आपने कभी आपत्ति इस बात पर नहीं करी कि इन लोगों को क्यों दिखा रहे हो टीवी पर? आज जब आपके परिवार के, आपकी पार्टी के नेता के परिवार के लोग छोड़ करके जा रहे हैं, आज अगर हम उनकी बात कर रहे हैं तो आप पूछ रहे हैं उनकी बात क्यों कर रहे हैं? ये क्या बात हुई? ये नहीं, सौरभ जी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। जो लोग छोड़ कर आए उन लोगों को महिमा मंडित करने का, बड़ा नेता बनाने का, बताने का काम इन्होंने ही किया। वो राजनीति में उन्हीं मुद्दों पर छोड़ कर आए जिन मुद्दों की मैं बात कर रहा हूं। किसी ने उस मुद्दे पर नहीं छोड़ कर आए जो कि इनको टिकट नहीं दिया, अखिलेश जी टिकट नहीं दे रहे हैं इसलिए छोड़ गए, योगी जी टिकट नहीं दे रहे हैं इसलिए हम आ गए। ये तो यही तमाम मुद्दों ये तो यही कहते हैं कि वो लोग इसीलिए छोड़ के गए क्योंकि उनको ये टिकट नहीं दे रहे थे। तो उन्हीं मुद्दों की बात कर रहे हैं, मुद्दों की बात करिए ना। नहीं, जो लोग, अरे साहब, जो लोग छोड़ के गए इनको, उनके बारे में तो बीजेपी यही कहती है ना, सुने तो मेरी बात, उनके बारे में भी तो बीजेपी ये कह रही है कि टिकट मांग रहे थे, हमने टिकट नहीं दिया इसलिए चले गए। जहां तक आपने परिवारवाद की बात की, मैंने तो अखिलेश जी का बयान सुनवाया अभी। मैंने पात्रा साहब से पहला सवाल ये किया कि जब अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि मैंने इनको टिकट नहीं दिया और ये छोड़ के चले गए, तो मैं परिवारवादी कैसे हूं? ये मैंने आपसे पहले मैंने पूछा इनसे, बताइए संबित पात्रा जी। तो वही बात तो मैं पूछ रहा हूं ना, मैं पूछ रहा हूं ना, ठीक, वही तो मैं भी बोला हूं, दोनों बातें एक साथ नहीं और फिर होती आपने है, इनका, आपने फिर इनके भी, इनके परिवारों के भी नाम लिए, संबित पात्रा जी। देखिए, मैंने सौरभ जी पहले ही आपको जवाब दिया था। देखिए, आप लोग आजकल तो पोल इत्यादि कर लेते हैं ना, टीवी पे पोल कर लीजिए। मतलब पर्याय क्या है परिवारवाद और समाजवादी पार्टी का, आपको जनता जनार्दन बता देगी। कोई संबित पात्रा या सौरभ जी या राजीव राय जी की आवश्यकता नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं है। क्या समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है? इस पे बैठ के हम लोग अभी 1 घंटे का थीसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यों? टाइम वेस्टेज है ये। इतने बड़े चैनल में 10-10 सेकंड का महत्वपूर्ण समय होता है। अब मैं और राजीव जी बैठ के अभी 1-1 घंटे इसी पे डिबेट करेंगे कि किसके पार्टी में परिवारवादी, आवश्यकता है क्या इसकी? आप सोचिए, एक ऐसा परिवार जिसके हर सदस्य इतने, ये परिवार नहीं जिला है, जिला। इतने लोग इस परिवार में टिकट के इच्छुक हैं। सारे लोग किसी न किसी पद पे आसीन है, सारे लोग किसी पद पे और फिर 2-3 तो छूट ही जाएंगे ना। अब अगर सारे लोग टिकट के इच्छुक हैं तो कुछ 2-3 लोग छूट जाएंगे तो आप बोलेंगे देखो मैंने 4 को टिकट नहीं दिया इसलिए मैं परिवारवादी नहीं हूं। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, इसको आप लोग मजाक में मत, मतलब इसको आप लिटरली मत लीजिएगा, मतलब थोड़ा लाइटर मूड के लिए, कि मुलायम जी के परिवार को जिला घोषित करना चाहिए। इतने लोग पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल जिला, सारे लोग पॉलिटिक्स में हैं, फिर भी आप बोलते हैं हम तो पॉलिटिकल फैमिली नहीं है, हमारे में परिवारवाद नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? और दूसरी बात, सौरभ भाई, ये हिंदुस्तान जानता है, चाहे कांग्रेस पार्टी का परिवार हो, चाहे यादव परिवार हो उत्तर प्रदेश में, आपको क्या लगता है ये MY फॉर्मूला, मुस्लिम यादव फॉर्मूला, ये यादवों की भले के लिए काम कर रहे हैं? नहीं। यादवों का, मुसलमानों का नाम लेकर किस प्रकार से हम अपने परिवार को बचा के रख सके, अपने परिवार को राजनीतिक संरक्षण दे सके, अपना परिवार हमारा राजनीतिक रूप से सुरक्षित रहे, हम सत्ता भोग सके, ये मुख्य उद्देश्य है। यही कांग्रेस पार्टी का है। 70 वर्षों तक एक परिवार केवल और केवल हिंदुस्तान पे राज करने के लिए हम ही हैं, और हमारे परिवार से ही कोई राज करने वाला राजा जन्म लेगा, इस प्रकार की धारणा को पाले हुए है। और इसी कारण से वोट बैंक की राजनीति, सबका इस्तेमाल, फायदा केवल और केवल मेरे परिवार को। मैं अंत में इतना ही कहूंगा, बीजेपी और बाकी पार्टियों में एक फर्क है। बीजेपी में पार्टी ही परिवार है, बाकी पार्टी जो परिवारवादी है उनमें परिवार ही पार्टी है। समाजवादी पार्टी में मुलायम यादव जी का परिवार ही पार्टी है। हमारे यहां ये जो पूरी पार्टी है यही परिवार है। इसका एक जवाब राजीव जी दे दीजिए, मैं फिर मैं अगले विषय पर बढ़ता हूं। हो गई बात परिवार बात पर काफी, बोलिए। सौरभ जी, इनको मैंने याद दिलाया कि इनका कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जिसने अपने परिवारवाद को बढ़ाया नहीं और जिसके ने अपने बेटे को स्टैब्लिश नहीं किया। इनकी याददाश्त कमजोर हो गई। एक बात जरूर संज्ञान में लाना चाहूंगा संबित जी, कांग्रेस हमारी आज विरोधी है,
लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि समाजवादी और कांग्रेस परिवार के लोग ही ऐसे परिवार थे, दोनों परिवार जिन्होंने आजादी की लड़ाई में लड़कर देश को आजाद कराया। जब आप अंग्रेजों के साथ खड़े होकर इनके परिवारों में पीठ में छुरा घोंप रहे थे और देश की आजादी के लिए लड़ने वालों को पीठ में छुरा घोंप रहे थे और माफी मांग रहे थे। तो धन्य बनाइए कि दोनों परिवार आजादी से पहले के थे। समाजवादी परिवार मेरे भी परिवार के थे, मैं भी उस परिवार से आता हूं जिसके घर के लोगों ने शहादत दी थी। जब आप माफी मांग रहे थे, जब आप मुखबिरी कर रहे थे, जब आप तलवे चाट रहे थे, जब आप पेंशन के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, तो हम लोग गोलियां खा रहे थे, लाठी खा रहे थे, जेल में जा रहे थे। तीन परिवारों को तो एहसान कम से कम आपको मानना चाहिए। अब रही बात की आजादी हमने दिलाई, लड़े हम, देश के लोगों ने लड़ा। माफी मांगने वाला, पेंशन मांगने वाला, मुखबिरी करने वाला, तलवे चाटने वाला और देश के ऊपर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो याद होगा, मुस्लिम लीग के साथ सरकार तो याद होगी, वो ऑर्डर तो याद होगा जहां बोला गया कि इन आंदोलनकारियों को गोलियों से भून दिया जाए। तो आप अपने इतिहास में जाइए ना, जिसका इतना घिनौना इतिहास रहा हो, इतना घिनौना इतिहास रहा हो कि कोई अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहेगा, कोई इनका उदाहरण नहीं देना चाहेगा, वो आज आकर प्रवचन दे। ठीक, तो ये सही बात। राजीव जी ने आपको, संबित पात्रा जी, अपने परिवार की, समाजवादी लोगों के परिवार की लेगेसी गिना दी है। आपसे पूछा आपका क्या इतिहास है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, नहीं, राजीव जी ने बिल्कुल सही बोला। ये मैंने भी पढ़ा है। ये जो हिंदुस्तान को आजादी मिली, ये आदरणीय सोनिया जी है ना, सोनिया जी के दादा दादी, सोनिया जी की नाना नानी, यही तो लड़ रहे थे। ये पाउलो माइनो है, हाँ, उनके सोनिया जी के माता जी का नाम पाउलो माइना है। ये माइनो परिवार, अगर माइनो परिवार नहीं होती हम कहां आजाद होते जी। जंगल में पत्ते पहन के ये सौरभ शर्मा घूम रहे होते। और अरे सर, मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए, हम आजाद ही नहीं होते तो आप भी पत्ते पहन। अरे वाह वाह, आप अकेले आजाद हो जाते कैसे? अच्छा, चलिए, आप, हम, ये राजीव राय सब पत्ते पहन के घूम रहे होते। अगर ये माइनो परिवार जो इटली में है, ये आजादी, बताओ, खड़ग लेके, ये खुद सोनिया जी के जो जितने भी दादा दादी नाना नानी, ये खड़ग लेके। अरे राजीव जी, मैं तो अरे महिमा मंडन कर रहा हूं, गुस्साइए मत, गुस्साइए मत। आप लोगों ने आजादी दिलाई है, अच्छी अच्छी बात कर रहा हूं मैं। ये पूरा महिमा मंडन, आपकी पूरी जिंदगी, आपकी पूरी बहस, पूरा अच्छा, चलिए, उन्हीं के आसपास, आप सपने उन्हीं के देखते हैं, सुन लिया। केयर भी नहीं करते। राजीव जी, ठीक है, एक बार कंप्लीट कर ले, मैं अगले विषय पे जा रहा हूं और महत्वपूर्ण विषय करते हैं, और महत्वपूर्ण विषय। 5-10 सेकंड में बोल लूं सौरभ जी, मैं तो कंप्लीट कर लीजिए। बोलता हूं, ये आजादी दिलाई है इन लोगों, इतने बड़े बड़े लोग हैं फिर भी चिल्लाते हैं बीच में। बताइए, देखिए सौरभ जी, मैं तो माइनो परिवार का पूरा नमन करता हूं। ये माइनो परिवार नहीं होती, खड़ग लेके सोनिया जी नहीं लड़ती, उनके पिताजी माताजी सब नहीं लड़ते, तो आज तो हम सब पत्ते पहन के घूम रहे होते। नंबर एक। नंबर, ये तो समाजवादी पार्टी ने भी लड़ाई लड़ी है। जैसे ही सर्जिकल स्ट्राइक किया था ना, अखिलेश जी खुद गए थे सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए, ठीक उसी प्रकार इन्होंने भी लड़ाई लड़ी है। इसीलिए तो ये सैफई महोत्सव जो करते हैं, इसीलिए तो करते हैं सैफई महोत्सव। ये जो नाच गाना इतना मेहनत किया है इनके परिवारों ने देश को आजाद करने में, देश को बचाने में, थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट होना चाहिए ना। इसीलिए मुंबई से बुला के व्यक्तिगत आ गए तो सुनाना शुरू करूं तुम्हारे प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक। व्यक्तिगत आप तो हमारे परिवारों को ना जाने क्या क्या कहते हैं। यहाँ पर महिमा मंडन कर रहा हूँ। आप पत्ते पर, सोनिया माइनो पर, उसके माइनो पर बांध के माफी मांगने वाले, पेंशन लेने वाले, बोलो ना कुछ। जो पेंशन ले रहा था, जो पेंशन के लिए गिड़गिड़ा रहा था, आजादी माफीनामा चिट्ठी लिख रहा था, बिल्कुल सोनिया जी ने खड़ग लेके गोलियों से भून देने का आदेश कर रहा था, उसके बारे में तो कह रहा हूँ कि सैफई महोत्सव होना चाहिए। आप लोगों ने इतना परिश्रम किया है आजादी दिलाने में, थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट तो होना ही चाहिए। अच्छा, चलिए, ठीक है। अच्छा, राजीव जी, अच्छा, ठीक है, राजीव जी, ठीक है। अच्छा, संबित पात्रा साहब, मैं अखिलेश यादव जी का आज का दूसरा बयान आपके सामने रख रहा हूं। मैं अखिलेश यादव जी का दूसरा बयान आज आपके सामने रखता हूं। राजीव राय जी, एक सेकंड, मैं अखिलेश जी की बात कर रहा हूं। अखिलेश जी की बात करो, सुनिएगा। आज उनसे ये भी बात हुई जब ये सारे लोग, जब बताया गया कि ये सब छोड़ करके बीजेपी में चले गए हैं, परिवार के भी और बाकी लोग भी जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि देखिए ये लड़ाई परसेप्शन की है और हमारे यहाँ जो कुनबा बना है, हमारे पूर्व सहयोगी महान दल के केशव देव मौर्य जी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है मौर्य साहब आपका। और जितने लोग अभी मंत्री छोड़ करके आए हैं, जितने समुदायों के लोग हमारे साथ आए हैं, तो यह परसेप्शन की लड़ाई कि समाज का बड़ा हिस्सा किसके साथ है, ये तो समाजवादी पार्टी चुनाव से पहले जीत चुकी है। मैं इस पर एक रिएक्शन चाहूंगा केशव जी आपका। देखिए, अब इनके पास भी, इनके दल में ही बहुत सारे लोग जा रहे हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं नहीं, हम समाज का बड़ा वर्ग हमारे साथ जुड़ गया है। बीजेपी कह रही है कि हमारे साथ बहुत बड़ा वर्ग है। केशव जी, आवाज कट गई, आवाज नहीं। क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बोले। जी अब मिल रही है। सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
देखिए, आज उत्तर प्रदेश की लड़ाई अगर जमीनी स्तर पे देखी जाए तो किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। पेट्रोल डीजल के दाम, गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं। गाय के नाम पर बीजेपी सरकार में आई थी, गाय हमारी माता है, और गाय का मांस बेचने में, इस समय बीफ का व्यापार करने में भारत दुनिया का नंबर 1 देश 7वें नंबर से मोदी जी की सरकार में नंबर 1 पे बन गया। संबित पात्रा जी सही जवाब बीजेपी के लोग नहीं देते। सोनिया मायने जी की बात करेंगे, फलानी बात करेंगे, ढिकानी बात करेंगे, लेकिन सही जवाब, मुद्दे की बात नहीं करेंगे। अरे भाई, अगर कांग्रेस की कोई लीडर है तो उनसे समाजवादी पार्टी का क्या लेना देना है? समाजवादी पार्टी को उनसे क्या रिश्ते हैं? अगर रिश्ते हैं तो भाजपा से रिश्ते हो सकते हैं कांग्रेस के, वो आप लिए रहो, अपना लेके उनको ओढ़ो बिछाओ। लेकिन अगर सही जनता के मुद्दे देखे जाएं तो जिन मुद्दों पे आप सरकार में आए थे, क्या उनमें से आपने कोई मुद्दे पूरे किए? इस बहस में यह मुद्दा होना चाहिए। आप उल जलूल बात करके जनता का ध्यान भटकाना, ये कौन सी बहस हो गई? क्या मतलब है? कौन क्या कर रहा था, सोनिया जी क्या कर रही थी, आप जानो। लेकिन अखिलेश जी ने क्या किया? अखिलेश जी ने एक्सप्रेसवे बनाया जिसकी क्वालिटी नंबर 1 इंटरनेशनल स्तर की, 100 डायल बनाया। इसके अलावा कौन कौन से काम नहीं किए? गोमती नदी साफ कर दी, रिवर फ्रंट बनाया। विकास के जो काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई, उसका परिकल्पना भी कोई नहीं कर सकता और उसके आसपास भी कोई नहीं टिक सकता। अच्छा, ठीक है मौर्य। आज तमाम गौशालाओं की मैंने फुटेज देखा, तमाम चैनलों पे देखा, गाय भूख प्यास से मर रही हैं। केशवदेव मौर्य जी ने पूछा कि बताइए काम क्या किया। उन्होंने कहा अखिलेश सरकार में जो काम हुआ उसका कोई सानी नहीं है। उसका जवाब एक बार संबित पात्रा दे दें। देखिए सौरभ जी, जनता जनार्दन होती है और मुझे लगता है 2017 में अगर अखिलेश जी के काम का कोई सानी नहीं होता तो अखिलेश जी को जनता जनार्दन चुन करके लेके आती। मगर जिस प्रकार से काम में भारी कमी थी, जनता जनार्दन ने जवाब दिया। सीट में भी उसी प्रकार की कमी रही और अखिलेश जी सरकार से बाहर हो गए। तो कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, जनता जनार्दन सब जानती है। दूसरा विषय है, देखिए मैं इतना कहना चाहता हूं कि जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, सौरभ जी आपका स्टूडियो भी उत्तर प्रदेश में है। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आप लोग भी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े व्यवस्था, कानून व्यवस्था से अवगत हैं। आप भी जानते हैं कि आज आप सड़क पे निकलते हैं तो आप सुरक्षित हैं। आप सुरक्षित अपने घर पे पहुंच सकते हैं। जो माफिया, जो डॉन किसी समय पे उत्तर प्रदेश पे शासन करती थी, राज करती थी, आज वो थरथर कांप रहे हैं। एक समय ऐसा भी है जब यही माफिया और डॉन कहते थे हमें जेल के सलाखों के पीछे डाल दो वरना कोई एनकाउंटर कर जाएगा। 1800 करोड़ रुपए इन माफिया और डॉन की संपत्ति को जब्त किया है योगी सरकार ने। ये कोई छोटा विषय नहीं है। आज देखिए राजस्थान में आप कितने किसानों की जो जमीन है वो कुर्क करके उसको नीलाम किया जा रहा है। आपने सुना होगा दौसा में किस प्रकार से किसान के जमीन को 46 लाख में नीलाम किया गया क्योंकि 7 लाख का उसका बकाया रकम बैंक लोन का था। राहुल गांधी जाके उस समय कह रहे थे हम सत्ता में आएंगे 2018 में तो 10 दिनों के अंदर लोन वेव करेंगे। इसी उत्तर प्रदेश में 36,000 करोड़ रुपए 86 लाख सीमांत और छोटे किसानों का ऋण माफ किया योगी सरकार ने अपने पहले कैबिनेट के मीटिंग में। ये कोई छोटा विषय है? ई श्रम का कार्ड बन रहा है, हर किसी के अकाउंट में हजार रुपए पहुंच रहे हैं। जी राजीव जी, मैं तो इतना कहना चाहता हूं, अभी तो केवल बहू आई है, 10 मार्च को बहुमत भी आ रही है। राजीव जवाब दें। और योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से भी एक ट्वीट हुआ, उन्होंने कहा भी, बयान दिया बल्कि, कि जो पहली सूची सपा ने जारी की है उस पर इतनी आलोचना हो गई कि अब दूसरी लिस्ट निकालने से हिचकिचा रही है, डर रही है। ये तमंचावादी मानसिकता उजागर हो गई पहली लिस्ट से। सौरभ जी, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप समाजवादी पार्टी की सरकार में थे, भी एंकर थे और सुरक्षित अपने घरों पर पहुंचते थे, तभी आज एंकरिंग आज भी कर रहे हैं। ये झूठ को इतनी जोर जोर से बोला जाता है कि बहुत सुविधा है, तो मैं तो समाजवादी पार्टी का तो आरोप नहीं है ना, एनसीआरबी के तो आंकड़े कहते हैं सर कि बेटी बहनें सुरक्षित नहीं है। मोटा भाई दूरबीन लगा कर देखते हैं और 500 मीटर पर महिला का बलात्कार और हत्या हो जाता है, दूरबीन में दिखाई नहीं देता है। रही बात विकास की, सही बात कर रहे हैं, नीति आयोग कहता है, राजीव राय नहीं कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी नहीं कह रही है, नीति आयोग कहता है कि हेल्थ में आपने सबसे फिसड्डी बना दिया, आपने बेरोजगारी बढ़ा दिया, महंगाई बढ़ा दिया, अपराध बढ़ा दिया।
कोई काम ऐसा नहीं किया जिसका शिलान्यास और उद्घाटन खुद किए हो। आपको मैं आमंत्रित करता हूं, आप आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस पर आइए और यहां से पूर्वांचल एक्सप्रेस पर आइए और जाकर अपने स्टूडियो में फैसला दे दीजिए। वो भी चीज का अलाइनमेंट करके सब कुछ करके हमने दिया था। और रही बात, आप बता बार बार 17 में अगर विकास नहीं हुआ तो क्यों सरकार 17 में सर आप 56 इंच का सीना दिखा रहे थे कि 56 इंच के सीने में 24 घंटा बिजली आती है। उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं आती है, भ्रम में मत रहिएगा। आप 56 इंच में शमशान और कब्रिस्तान बता रहे थे और आपने शमशान कब्रिस्तान बताया था, तब लोगों को समझ में नहीं आया था कि एक दिन आपकी सरकार ऐसी आएगी कि शमशान और कब्रिस्तान में दोनों जगह नहीं मिलेगा। नहीं, इन्होंने एक सवाल किया राजीव राय जी, उसका जवाब दीजिएगा। इन्होंने कहा कि इतना बढ़िया विकास हुआ था, मौर्य जी भी बोले, तो 17 में ऐसे क्यों इनको इतना बहुमत कैसे मिल गया? अखिलेश जी को आपको मिलना चाहिए था ना। जब आपने पूछा, जब इंडिया साइनिंग हो रहा था तो यूपीए की सरकार कैसे आ गई? आपने पूछा, इंडिया तो साइनिंग हो रही थी ना। अरे सर मैं वो तो इंडिया शाइनिंग के बाद चुनाव हुआ ना। एक सेकंड, आप दावा कर रहे हैं 5 साल, आप दावा कर रहे हैं जब 5 साल इनकी सरकार रह चुकी है, उसके बाद जब आप चुनाव हारे उसके बाद, और इंडिया शाइनिंग की बात थी चुनाव से पहले की, ठीक है, लेकिन आप तो चुनाव हारने के बाद भी कह रहे हैं कि हमने इनसे बढ़िया काम किया था। जवाब दे रहा हूं हाँ बोलिए। मैं जवाब दे रहा हूं। हमने जो बढ़िया काम किया था, सौरभ जी, आप भगवान करे आप खुश रहें, इस चैनल के साथ रहें। व्यक्तिगत एक उदाहरण के तौर पर ले रहा हूं, आप इंडिया टीवी में हैं, बहुत खुश हैं। आकर राजीव राय आपको सपने दिखाए कि आपको बीबीसी का हेड बना दिया गया, वर्ल्ड हेड बना दिया जाएगा, आपके 10-15 स्टूडियो आपके चैनल आपके नीचे होंगे, आप भी सपनों में बह जाएंगे। ऐसे झूठे सपनों लेकर बाबा जी आए थे और मोदी साहब आए थे कि उन्होंने सबकी आय दुगुनी करने की बात करी थी, किसानों की आय दुगुनी हो गई थी क्या? तो जनता केवल इनके दिखाए झूठे जनता, ये अच्छा ठीक, बस आपकी बात समझा, मैं उत्तर ले लूं। ये कह रहे हैं कि लोग तो बहुत खुश थे हमसे, लोग तो उत्तर प्रदेश के अखिलेश जी से बहुत खुश थे, लेकिन बीजेपी के नेता लोग जब आए, मोदी जी वगैरह आए, अमित शाह जी आए, उन्होंने ऐसे ख्वाब दिखाए कि लोग बह गए उसमें। एक जवाब संबित जी देते हैं, फिर मैं निशाद साहब के पास जाऊंगा। नहीं ठीक है, चलिए, हमने ऐसे ख्वाब दिखाए 2017 में सरकार बनाते हैं कि लोग उसमें बह गए। तो 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे ना, लोग उसमें जवाब दे देते कि अच्छा मैं तो इंडिया टीवी में ही ठीक था, वहीं रहूंगा, मैं बीबीसी जाऊंगा ही नहीं। मगर लोगों ने कहा नहीं, और वैसे तो बीबीसी से कई गुना अच्छा तो मुझे इंडिया टीवी लगता है जी। आपको बीबीसी, देखिए मैं बीच में तो बोलता नहीं हूं, ये बीबीसी वाले हमेशा बीच में क्यों बोलते हैं? हाँ, जरा शांति से सुन लीजिए। देखिए एक बात मैं यहां स्पष्ट कर दूं, ये बीबीसी से 1 लाख गुना अच्छा अपने देश का इंडिया टीवी है। किसी को बीबीसी अच्छा लगता रहे, हमें तो इंडिया टीवी अच्छा लगता है। दूसरी बात मैं कह दूं, अगर लोगों को हमने बरगलाया होता, झूठ बोला होता, तो लोगों ने 2019 में अखिलेश जी की पार्टी का और कांग्रेस की पार्टी का यह हाल नहीं किया होता। लोकसभा के चुनाव में जो हाल उन्होंने 17 में किया था, वही हाल 19 में भी किया। क्यों किया? क्योंकि जो कहा था वो किया। मोदी है तो मुमकिन है, ये लोगों को लगा। ये डिबेट में तो ऐसे बोलते हैं जैसे एकदम सड़क का जाल बिछा के चले गए थे अखिलेश जी, हर जगह एक्सप्रेसवे था। योगी जी आए, हमने उखाड़ दिया नाखून से, चलो उखाड़ो इन सबको उखाड़ो और खराब। ये ऐसे बात करते हैं जैसे सब गरीब के पास एक एक फ्लैट यहां नोएडा के अंदर दिया हुआ था। मोदी जी और योगी जी, अरे तोड़ो इनके फ्लैट तोड़ो, सबको गरीब करो फिर से। जैसे सारे किसानों की आय तो 4 गुनी हुई बैठी थी, हम आके इनके पैसे को छीन के ले गए। क्या चलता था उत्तर प्रदेश में, मैं आपको खुल के बताता हूं। मैं भी पेपर में पढ़ता हूं इंटरव्यू लोगों ने कहा शुक्र है ये डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हमारे जेब में पैसा आ रहा है। राशन 2 सालों तक मोदी जी ने 5 किलो, योगी जी ने 5 किलो राशन दिया। पूछिए गरीब के परिवार में। पूरा विश्व कोरोना से दहल गया। आप उस समय कह रहे थे कि वैक्सीन मत लगाना, ये तो बीजेपी की वैक्सीन है। वहीं मोदी जी वैक्सीन भी दे रहे थे, और वहीं मोदी जी 5 किलो मोदी जी, 5 किलो योगी जी, 10 किलो राशन। लोगों ने कहा ये राशन तो राशन के एजेंट के पास रहता था, हमारे घर में नहीं आता था। पहली बार हमारे घर में आ रहा है, इसीलिए वोट मिले। अच्छा ठीक है, राजीव जी आप उत्तर दे दीजिएगा। संजय निषाद जी जुड़े हुए हैं, मैं उनको चर्चा में एक बार ले आऊं, फिर आप जवाब दे दीजिएगा उनका। अभी आप बहस सुन रहे थे संजय निषाद साहब, अभी राजीव जी ने बोला कि बहुत प्रसन्न थे अखिलेश जी के राज से, वो तो इनके धोखे में बरगलाने में आ गए। वो दौर आपने भी देखा, मैंने भी देखा, आज का दौर भी आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं, क्या कहेंगे इस पर?
मैं 13 जनवरी 2013 से पहले पेशे से चिकित्सक था, लेकिन जब सबको पढ़ना शुरू किया तो पता चला देश को आज़ाद कराने वाली जो जातियां हैं, 578 जातियों के साथ सबने पिछली सरकारों ने इतना धोखा किया कि इन्होंने कहा कि भाई हम सबका काम करते हैं। कांग्रेस ने इनकी फाइल ही गायब करा दी, अंतर समय गैर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी, जिस फाइल में था कि कानून बनाकर अंग्रेजों ने उजाड़ा, उन्हें बसाने की व्यवस्था थी। तो जब उसको पता चल गया तो समाज ने कांग्रेस की वो बटन दबाना छूना बंद कर दिया, कांग्रेस ही खत्म हो गई। समाजवादी पार्टी ने कहा था कि भाई हम जो है आपके साथ है, सब समाजवाद के नाम पर सबका हम पिछड़ों के नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन पिछड़ों के नाम पर निषादों की संख्या सबसे अधिक थी। उन्होंने कहा मेरे साथ आओ, मैं सब करता हूं। नतीजा क्या हुआ कि जब हम आरक्षण के मुद्दे की आवाज उठाने लगे तो रेल ट्रैक पर मैं अपना बैठा था, केंद्र सरकार की वो रेल थी और गुर्जर आंदोलन हो रहा था 1 महीने का, वहां एक डंडा भी नहीं चला था 1 महीने में। एक ही घंटे में हम लोग गोली चली, एक भाई मारा गया, 302 का फर्जी मुकदमा हुआ, 37 लोग जेल गए और एक इंच भी शरीर में बाकी नहीं हो गया। इतनी पिटाई थी, इतना बड़ा अपराध हो गया लगता है। अपनी आवाज को उठाने के लिए अपराधी घोषित हो गए हम लोग 302 के। आज के दिन में इतना तांडव हुआ, महिलाओं को नंगा पीटा गया, बच्चे बहरे हो गए, खाना नहीं मिला। सदन में जब आवाज उठती थी समाजवादी पार्टी के सांसद बाहर भाग जाते थे। तो ये चीज है, इस तरीके से जो पिछड़े थे, आज पिछड़े कभी किसी विभाग में जाते हैं तो सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट सही नजर आता है कि मेरे बिरादरी कोई चपरासी कोई बाबू मिल जाता तो हम भी बड़े अधिकारी के साथ मिल लेते, अपनी फरियाद कर लेते। हमारा कोई जो सिपाही और कोई जो है हमारा जो है होमगार्ड मिल जाता, दरोगा साहब से मिल लेते। तो वो देखता कि भैया हमने साइकिल बटन दबा दिया तो साइकिल वाले की माँ के कोख से हाकिम पैदा हो गया, हमारी माँ के कोख में बीमारी हो गई, मजदूर पैदा हो गए। तो आज के दिन में उसी की देन हो गई कि 2014 से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सपा का सबका साथ छोड़ना शुरू किया। और 2014 में देखिए, मैंने 17 फरवरी 2014 को मैंने यहाँ लखनऊ में एक बड़ा आंदोलन किया था। उस समय कहा गया था कि मझवार की पर्यायवाची जातियों का, उस समय जो क्या देखिए कांग्रेस और बसपा साफ हो गई और सपा की सरकार थी हाफ हो गई और भाजपा नहीं थी, इसलिए माफ हो गई, सरकार में आ गई। 2017 में मैं चुनाव लड़ा, 70 सीट 72 सीटों पर एक ऐतिहासिक जीत हुआ। आपने देखा होगा सपा और कांग्रेस का गठबंधन था, तब भी जो है एक हार गए क्योंकि जनता जो है जनता के साथ धोखेबाजी। अच्छा ठीक है, अभी आपने बीच में बोला ना कि जब अन्याय की बात करते थे तो समाजवादी पार्टी लोग सदन छोड़कर चले जाते थे। ठीक है, कितना कम। ये राजीव राय जी आपको जवाब देना चाहते हैं आपकी इस बात का। सपा और बसपा का बड़ा निषाद साहब आपके फिर भी जो है निषाद साहब आपके पुराने साथी हैं, जरा बात सुन लीजिएगा इनकी। राजीव जी पार्टी डॉक्टर संजय का 2022 में भी जीत मिलेगी। ठीक, राजीव जी। सौरभ जी, और मैं इधर उधर की बातें नहीं करता। मैं संबित भाई से पूछा था, नीति आयोग को उदाहरण दिया था, एनसीआरबी के आंकड़ों को उदाहरण दिया था, जवाब नहीं दिया। मैं कुछ सुना रहा हूं, अब जरा सुन लीजिए, देश के लोगों को देख लिया जाए इन्होंने क्या किया। ये वीडियो आपके उस पर आ रहा होगा। इन्होंने शिक्षा मित्रों से और तमाम कर्मचारियों से वादे किए, मोदी जी और योगी जी, कि हम आने तो सरकार कर देंगे। और 5 साल बाद हिंदू धर्म की महिलाएं जब सर मुंडवा रही हैं विरोध करते करते, तो योगी की भाषा उत्तर प्रदेश के लोगों देख लो, याद कर लो। इस योगी की भाषा जिन्होंने वादा किया था, मोदी जी की भाषा ने ऐसे ही हर वादे पर किए थे। घोषणा पत्र पर किए गए वादे पर बात करो। ये जरा ध्यान से दिखा दीजिए अपने दर्शकों को, इनकी भाषा सुना दीजिए। संबित जी क्या? अच्छा, जवाब देना है? ये है अभी की भाषा। 5 साल पहले ये कसमें खाए थे। ऐसे धोखेबाज और दो हरी चरित्र के ये लोग हैं, मोदी जी योगी जी, इनके लिख लिख कर वो अभी तो ये कह रहे थे जो आइए ना सर, अभी आपके सामने बोले थे, अभी चुनौती देता हूँ संबित पात्रा, चुनौती देता हूँ, एक एक मुद्दे पर बहस कर लेते हैं। नहीं तो आप राजनीति छोड़ दीजिएगा या हम राजनीति छोड़ देंगे। बताइए संबित जी, मैं आ रहा हूँ मौर्य साहब आपके पास। चलिए, नहीं, राजीव जी छोड़ना चाहे राजनीति छोड़े, मुबारक हो उनको। मगर मैं विषय पे आता हूं। देखिए, पहले तो इन्होंने कहा मोदी जी और योगी जी ये धोखेबाज हैं और ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। देखिए सौरभ जी, मैंने तो इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किसी के लिए भी नहीं किया, ना अखिलेश जी के लिए किया। ये जो फ्रस्ट्रेशन है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के अंदर, मोदी जी धोखेबाज है, योगी जी का चरित्र जो है वो दोगला है, तथ्यों पर आइए सौरभ जी, इधर उधर क्या बात करने की इनको राजीव जी आपने बोला था, क्यों ऐसे बिहेव करते हैं? राजीव जी सुन लीजिए प्लीज। हाँ बोलिए।
देखिए सौरभ भाई, ये जिस प्रकार का बिहेव इनके प्रवक्ता करते हैं ना, ठीक इसी प्रकार इनके कार्यकर्ता और इनके प्रश्रय में जो ये माफिया और डॉन रहते हैं ना, सड़क पे भी यही बिहेवियर करते हैं। ये किसी को सुनते नहीं है, जिस तरह आप किसी के बात पर तवज्जो नहीं देते। ये हर जगह मार पिटाई, लड़ाई, फ्रस्ट्रेशन। मत देखिए, मैं शांत बैठता हूँ सौरभ भाई। मैं अच्छा राजीव राय जी, आप देखिए, आपने बोला, आपने बोला, सबने सुना। अब आप उसका जवाब तो ले लेंगे, प्लीज जरा सुन लीजिएगा। आपने जो दिखाया वो भी दिख गया। क्यों बर्बाद करवाइए ना, अब आप प्रवचन क्यों करवा रहे हैं? अरे भाई, ये बोले तो प्रवचन है, आप बोले तो वो मुद्दा है। राजीव जी, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। चुनाव आप भी लड़ रहे हैं, चुनाव ये भी लड़ रहे हैं, ऐसा थोड़ी ही है। ये बोलेंगे प्रवचन हो गया, आप बोलेंगे तो बड़ा ज्ञान हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। सुन लीजिए उनकी बात, बोलिए। नहीं, आप सवाल पूछते हैं, उसका जवाब मैं देता हूं। सौरभ जी, आप इन्हीं से बात करिए। ये लोग अरे भाई, आपने एक सेकंड आपने जो पूछा वही जवाब दिया ना। अरे तो भाई, आपने जब बोला, अरे तो भाई वो बोलना शुरू हुआ, आप पूरी बात तो होने दीजिए। बोलिए संबित जी। सौरभ जी, किस प्रकार से समय को खराब किया जाता है और किस प्रकार से अनुशासनहीनता फैलाई जाती है, इस डिबेट से ही झलक रहा है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के मुंह से। देखिए, इन्होंने कहा कि हिंदू धर्म की महिलाएं जो है वो सर मंडवा रही है। कितने हिंदू धर्म के परिवारों ने सर मंडवाया, जिनके घरों में खाना बंद हो गया क्योंकि आप लोगों ने हिंदू धर्म के लोगों के ऊपर गोली चलवाई। क्या उनकी गलती क्या थी? बस इतना कि वो जय श्री राम कह रहे थे। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो भगवान राम। नहीं, वो देखिए संबित जी, नहीं, ये विषय उठा रहे हैं शिक्षा मित्रों का, जिनसे वादा हुआ था, वादा पूरा नहीं हुआ, ये उसकी बात कर रहे हैं। झूठे आदमी, आप फरेबी आदमी हैं। नहीं, ऐसे शब्द नहीं, राजीव जी, ऐसे शब्द आदमी को, राजीव जी, ऐसे शब्द नहीं, राजीव जी, और ये भ्रष्टाचारी आदमी है, ये शब्द नहीं राजीव जी। भ्रष्टाचारियों के साथ डिबेट कर रहे हैं, यही बड़ी बात है। ये पर्सनल होने का, इसमें पर्सनल होने का कोई विषय नहीं था। इधर पर्सनल होने का कोई विषय नहीं था राजीव। देखिए सौरभ भाई, मैंने कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं की। जब मैं सहमत हूं, मैं रंगे हाथ पकड़े गए हैं, मैं सहमत हूं इस बात से। निकला है, उसके बाद हम इनसे डिबेट कर रहे हैं। और इसके बाद ये यहाँ पर आके मोदी जी, योगी जी सबके चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं और व्यक्तिगत हो रहे हैं। इनकी आवाज को कम करिए। भ्रष्टाचारी लोग। राजीव राय जी, आपने कोई भी राजनीतिक टिप्पणी करी, आपको किसी ने नहीं टोका। आपने इनकी पार्टी के लिए, इनके नेताओं के लिए कुछ भी बोला, आपने बोला, वो क्योंकि राजनीतिक बयानबाजी थी। लेकिन ये यहां अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप इनके ऊपर पर्सनल टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? या आपको कुछ कह देंगे तो फिर ये क्या बात हुई? मैंने कौन सा पर्सनल टिप्पणी किया इनको? अभी बोले आप, अभी बोले आप बताइए, शब्द इस्तेमाल करिए ना। अभी बोले आप, बताइए कौन शब्द बताइए ना, शब्द बताइए ना। ये मेरा चरित्र देख रहे थे, क्या बोला? अभी सबने सुना है। बता रहे थे, मुझे भ्रष्टाचारी बता रहे थे, मैंने इनको क्या बोला? कौन सा? उससे पहले आप बोले। सौरभ, आपको बताना पड़ेगा। आपके झूठा आदमी, जालसाज आदमी, अरे जालसाज, झूठा, पता नहीं क्या क्या बोला आपने। आप उस शब्द को बताइए जिस पर मैं बता तो रहा हूं, जालसाज, झूठा, ये सब बेशर्म, ये सब बोला आपने। जालसाज बोला आपने, बोला नहीं बोला आपने? तो ये क्या ये? अरे जालसाज तो आप, अरे तो एक व्यक्तिगत आदमी को कैसे बोल देंगे, दूसरी पार्टी के प्रवक्ता को आप? झूठ है क्या ये? अरे तो इनको, अरे आप, अरे एक सेकंड राजीव जी, राजीव जी एक सेकंड, 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 एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, राजीव जी, मैं कह रहा हूं आपसे, मान लीजिए ये बीजेपी के लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, और संबित पात्रा कहने लगे राजीव राय गुंडा है। फर्क है कि नहीं है? फर्क है ना? अरे मैं इनकी पार्टी को बोल रहा हूं, इनके आपने इनके लिए बोला भाई, आपने इनके लिए बोला, नेता को बयान, आपने इनके लिए बोला, बोल रहा हूं। आपने पर्सनल रिमार्क किया, मैंने इसलिए आपको शासन देख रहे थे इनके। आप पर्सनल रिमार्क नहीं कर सकते किसी के शासन सिखाता हूं मैं। आप पर्सनल रिमार्क नहीं कर सकते सर किसी के ऊपर, आप कितने बड़े नेता हो। कौन सा पर्सनल रिमार्क किया आपने? नहीं, आप प्रवक्ता की तरह नहीं बोल सकते। क्या सौरभ जी, आप बीजेपी प्रवक्ता की तरह नहीं बोल सकते। इतना बुरा संबित पात्रा, मुझे आपके इन प्रवचनों से और आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे सुनिए राजीव राजीव, कोई बात नहीं होती है। अगर ये आपके ऊपर पर्सनल रिमार्क करते, मैं इनको भी टोकता और ऐसे ही टोकता। आप पर्सनल टिप्पणी कोई किसी के ऊपर नहीं कर सकता, बात खत्म हो जाती है। आप इनको पार्टी को बोलिए, जो बोलना बोलिए। क्या थी इनको लगातार पर्सनल रिमार्क करते हैं। इन्होंने आपके लिए कोई पर्सनल रिमार्क नहीं किया, आपके लिए कोई पर्सनल रिमार्क नहीं किया। जो बोला आपकी पार्टी के लिए बोला, ये कोई बात नहीं है राजीव जी। रोज आपसे बात होती है, डिबेट होती है, ऐसा कुछ नहीं है। बोला मैंने भी इनकी पार्टी को, नहीं, आपने पर्सनल बोला। आप सुन लीजिएगा इस डिबेट को, आप इस डिबेट को सुन लीजिएगा सर। इसमें ऐसा क्या है? मेरी आपसे कोई दुश्मनी है क्या? मेरा कोई आपसे बैर है क्या? मैं क्यों टोकूंगा आपको? अभी सुन लीजिएगा, ये भी सुन लीजिएगा, पूरा देश सुन रहा था।
अरे ठीक है, चलिए आगे इसके बाद देख सब लोग जो दर्शक हैं वो भी YouTube पे थोड़ा सा 5 मिनट रिवाइंड करके सुन ले, YouTube पर सब हो जाता है, आप भी सुनिएगा, मैंने तो सुना ही है, मैं तो गवाह हूं। मैं भी बोल रहा हूं, देश वालों सुन लेना। हाँ ठीक है, सब सुन ले, मैं कह रहा हूं आपने पर्सनल टिप्पणी करी और इस चक्कर में ये 7-8 मिनट इस डिबेट के जो हम विषय पे बात कर सकते थे वो खराब हो गए। ठीक है, एक सेकंड, अभी अपनी बात पूरी कर ले, बोलिए। देखिए सौरभ भाई, कितनी तकलीफ होती है सौरभ भाई, कितने संयम के साथ, कितने धैर्य के साथ, कितने अनुशासन के साथ हम लोग डिबेट का प्रयास करते हैं और पूरे डिबेट को डिरेल करते हैं। सौरभ भाई बुरा मत मानिएगा, ठीक? एक सेकंड सौरभ भाई, सुन तो लीजिए, मैं विषय पे ही आ रहा हूं। सौरभ भाई सुनिए एक बार, विषय पे आ रहा हूं। सौरभ भाई, यही हश्र उत्तर प्रदेश का होता है, कितने संयम और धैर्य के साथ विकास का प्रयास होता है। आप बताइए, खुद देश के प्रधानमंत्री कहते थे मैं यहां से 100 पैसे भेजता हूं तो 85 पैसे बीच में खो जाते हैं, 15 पैसा ही गरीब तक पहुंचता है। कितने धैर्य से, कितने परिश्रम से इस सिस्टम को मोदी जी चेंज कर रहे हैं। संयम नहीं है किसी में, धैर्य नहीं है किसी में, धोखेबाज है मोदी, चरित्र खराब है, ये फट से कह दिया इन्होंने, मगर फिर भी मैंने कोई आपत्ति नहीं की। देखिए, आयुष्मान योजना करके 5 लाख गरीब तक पहुंचाने का काम हुआ था पहले। इन्होंने कहा हेल्थ के लिए क्या किया मोदी जी ने, योगी जी ने। जापानीज एनकेफेलाइटिस से कितने बच्चे मरते थे गोरखपुर में, आज जापानीज एनकेफेलाइटिस की गोरखपुर में क्या स्थिति है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इंटरनेशनल पेपर इसमें पब्लिश हुए हैं, पढ़िए प्लीज। मगर आप किसी में संयम नहीं है। जैसे डिबेट को रोका जाता है, डेवलपमेंट को रोकने की कोशिश ये पॉलिटिकल पार्टीज का। मैं आपको बता रहा हूं सौरभ जी, बहुत तड़प के बोल रहा हूं, याद रखिए, किसी भी कीमत पे इन पॉलिटिकल पार्टीज का, जो फैमिली बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है, इनका हिंदुस्तान के डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। येन केन प्रकारेण, उसके लिए आतंकवादियों का समर्थन भी देना पड़े, लेके ये सत्ता में आएंगे, अपने फैमिली को बचाएंगे। और मैं एक और बड़ी बात बताता हूं, ये अगर सत्ता में आएंगे, इनका एक ही मकसद है, भव्य राम मंदिर को किसी भी कीमत पे रोकना। और ये इस बात को नोट किया जाए, वैसे ये कभी नहीं आएंगे, मगर मकसद इनका यही है, भव्य राम मंदिर को किसी भी कीमत पे रोकना। ठीक है पात्रा साहब, ठीक है पात्रा साहब, भगवान राम ने बताया आपसे भी अच्छा बनाएंगे। मौर्य जी बहुत देर से खामोश थे। सौरभ जी, मैं संबित पात्रा जी का जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडई होती थी। इनकी सरकार में बलिया में धीरेंद्र सिंह ने सीओ के सामने, पुलिस के सामने, पाल समाज के बेटे की हत्या कर दी और पुलिस ने उसे बचाकर भगा दिया और छोड़ दिया। और इनका विधायक सुरेंद्र सिंह थाने में जाके रो रहा था और इनके प्रदेश अध्यक्ष इनके विधायक के ऊपर फूल फेंक रहे थे। इनकी कुल जिम्मेदारी खाली अपने बिरादरी योगी जी बिरादरी के अपराधियों को बचाने की है। अगर आज उत्तर प्रदेश में अपराधियों की लिस्ट बनाई जाए तो सबसे ऊपर ब्रिजेश सिंह आएंगे, धनंजय सिंह जी आएंगे, धीरेंद्र सिंह जी आएंगे। तब इनके यहां तब बुलडोजर नहीं है। लखीमपुर खीरी में इनके मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर चढ़ा दिया गाड़ी और कई लोग मारे गए। तब इनका बुलडोजर पता नहीं किसके पिछवाड़े पर खड़ा है, कहां गायब हो गया, किसके घर के पीछे खड़ा हो गया। तब इनका लखीमपुर खीरी नहीं गया। एक खुशी दुबे नाम की लड़की है, उसे जो है फर्जी मुकदमे में इन्होंने 1 साल से बंद कर रखा है। कानपुर की लड़की है, बिकरू की। उसकी 2 दिन पहले शादी हुई, उसे जेल में बंद कर दिया, वो अपराधी है। और कहते हैं कि वो तो न्याय कानून करेगा, संविधान करेगा, कोर्ट करेगा। तो योगी जी पे जो मुकदमे थे उसे क्यों हटा लिया, कोर्ट ने क्यों नहीं करने दिया? मैं जवाब ले लूं आपकी बात का। एक बार निषाद जी का भी जवाब, इस पर पहले निषाद जी का जवाब देना चाहता हूं। सौरभ जी, हाँ जी, 1 मिनट, मुझे 1 मिनट और समय चाहिए, 1 मिनट। संबित पात्रा जी ने कहा कि भगवान राम का मंदिर रोकने आ रहे हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते। भगवान राम का मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बनेगा और अच्छे जल्दी से जल्दी बने। आपने रोक रखा, समय ले रहे हैं। लेकिन मैं एक सवाल इनके पार्टी से मैंने पूछा था, एबीपी गंगा पे मैंने इंटरव्यू दिया था कि जब अयोध्या की खुदाई हुई तो वहां भगवान बुद्ध की सैकड़ों मूर्तियां निकली, बीजेपी ने उसे तोड़कर नालों में फेंक दिया। जी ठीक है, अच्छा ठीक है, 2 बातें हो गई ना, 2 बातें हो गई। एक राम मंदिर पर जो इन्होंने बोला और दूसरा जो आपने अपराध पर बुलडोजर पर बोला। मैं एक सेकंड, मैं दोनों विषयों का जवाब ले लेता हूं। मौर्य साहब, निषाद जी बैठे। निषाद जी, अभी आप भी बता रहे थे पहले क्या अपराध होता था, जुल्म होता था, ठीक है, लेकिन आप ये बताइए, योगी सरकार का बुलडोजर अपराधियों के लिए है या राजनीतिक विरोधियों के लिए है?
मैं तो जो हमारे ऊपर बीता रहेगा मैं तो पहले ब्याह करूंगा ना। हमें तो सभी ने सताया। इस देश को कभी निषादों ने राम को गंगा पार उतारा था और मुगलों और अंग्रेजों को मौत के घाट भी उतारा था। देश का संविधान बनाया, लेकिन उनके साथ क्या हुआ? जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया अंग्रेजों ने। उनके परिवार के लोग आज भूखों मर रहे हैं। सबसे बड़ा अपराध तो यही है। हमारी गिनती 70 लाख से 3,000 कर दिया पिछली सरकारों ने 1961 में। सबसे बड़ा अपराध तो ही बनता है। हम अनुसूचित जात की सूची में सुरक्षित थे। हमारे बेटे पढ़ लिख कर अपने समाज में विकास की मुख्यधारा में आ जाते हैं। इनकी पर्यायवाची जातियों को पिछड़ी में इन लोगों ने धोखे डाल दिया। इनको स्टे लेकर इनकी नौकरी पिछड़े निकालते, बहन जी स्टे लेती है। 30 साल से हमारी नौकरियों में डकैती बढ़ी। इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? हम कहते हैं आज के दिन में हम लोग रेल पर रोक कर अपनी बात कर रहे थे, गोली मरवाने क्या जरूरत था? नहीं तो योगी राज में, संजय जी मैंने सवाल आपसे किया था, क्या योगी राज में सब सुरक्षित हैं? वहीं जाना चाहता हूँ। या योगी राज में सब सुरक्षित हैं? नहीं, मैं कहता हूँ व्यवस्था है, धीरे धीरे सही होती है। 70 साल से कोई सरकारें दूध की धुली नहीं है। ऐसा नहीं कि जो आरोप लगा रहे हैं वो अपने गिरेबान में देखे कि कैसे मथुरा का घटना हुआ था, जवाहर बाग का। अच्छा ठीक है, मारा गया। अभी राम मंदिर की और हिंदुओं की बात हो रही थी, संबित पात्रा जी कर रहे थे। खबर आ रही है, मैं जरा वो दर्शकों को बता दूं, उस पर आपका कमेंट चाहूंगा मैं। संबित पात्रा जी, राहुल गांधी जी ने अब यह भी ट्वीट किया है कि हिंदुत्ववादी अपनी नफरत साइबर दुनिया में फैलाते जा रहे हैं क्योंकि कायर सिर्फ छुपकर वार करते हैं। हिम्मत होती तो सामने आते। इस नफरत का डटकर सामना करते रहना होगा, देश बचाना है। यह हिंदुत्ववादियों के लिए तो सीधी बात है, आप ही लोगों के लिए। संबित जी, पहले तो देखना होगा ये राहुल गांधी जी का अकेले का ट्वीट है या राहुल गांधी और मौलाना तौकीर रजा खान दोनों ने मिलकर ट्वीट किया है। जरा पूरा ट्वीट अच्छे से दिखाइए। मुझे लगता है राहुल गांधी और मौलाना तौकीर रजा खान दोनों ने मिलकर ट्वीट किया होगा, क्योंकि कल भी मौलाना तौकीर रजा तो कह ही रहे थे कि हिंदुओं को देश से निकालना है, हिंदुस्तान के नक्शा को बदल देना है। ये हिंदूवादी सब ऐसे ही हैं, और जब कानून मुसलमान युवकों के हाथ में आ जाएगा तो हिंदू देश छोड़ के भाग जाएगा। और ये मौलाना तौकीर रजा तो सोनिया जी की बात भी आगे बढ़ा रहे थे कि जो बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था उसमें जो आतंकवादी मारे गए थे वो दरअसल आतंकवादी नहीं है, वो तो मार्टर्स हैं, शहीद है। तो स्वाभाविक है ये राहुल गांधी और मौलाना तौकीर रजा खान में ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक ही हैं ये। समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का आज कुरुक्षेत्र में जुड़ने के लिए। राजीव राय जी से आज थोड़ी सी हॉट टॉक हमारी हो गई। राजीव जी, हो जाता है कभी कभी, लेकिन कुछ दिल में ना रखें आप। बहुत बहुत शुक्रिया संबित पात्रा जी, राजीव राय जी, संजय निषाद जी, केशव देव मौर्य जी, बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।